हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर अविरल मलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अविरल, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से नई न्याय संहिता का उल्लेख गृह मंत्री ने खुद किया है और अब जब आज से ये नए कानून लागू हो जाते हैं तो मॉब लिंचिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या अब इसमें गिरावट आएगी और क्या अब राजनीतिक पार्टियों की भी या अन्य संगठनों की भी, साथ ही समाज में जो ताना बाना है उन सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मॉब लिंचिंग जैसी कम से कम घटनाएं देश में ना हो, क्योंकि ये वास्तव में शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये बहुत अभूतपूर्व एक प्रकार से मैं इसको कहूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मौजूद है, ये फैसला यदि लिया गया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है कि जनता का भला हो, गरीब का भला हो, हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति प्रसन्न रह सके, हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। हम सबके साथ सबके विकास के उद्देश्य के साथ जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की निरंतर बात कर रहे हैं और ये सबको नजर आ रहा है। हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात जिस प्रकार से करते हैं उसके आधार पर जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं उसका विपक्ष को स्वागत निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखिए कानून तो अब यहां पर बना दिया गया और पहले क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति थी, जो 302 की धारा थी उसके साथ ही 149 की धारा को मिलाकर ही फैसला पहले सुनाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए 101 का प्रावधान किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक कठोर कानून बनने से निश्चित तौर पर मॉब लिंचिंग में कमी आएगी, या इसमें जागरूकता भी उतनी ही तमाम पार्टियों को, तमाम संगठनों को फैलानी पड़ेगी ताकि लोग इस तरह की घटनाओं से दूर रहें? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से इस विषय पर कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग हर विषय पर राजनीति करने की इच्छा रखते हैं तो ये बहुत ही दुखद है। इंडी गठबंधन के लोग इस विषय पर भी राजनीति करेंगे। ये हर विषय पर केवल और केवल यदि कुछ जानते हैं तो राजनीति करना जानते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और जनता इस विषय को देख रही है। हम जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रह सके इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फैसले लिए जाते हैं और निरंतर फैसले लिए जाते रहेंगे। और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का विषय है तो इसमें निश्चित रूप से गिरावट आएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जब जब मॉब लिंचिंग की बात होती थी तो एक नई बहस देश में शुरू हो जाती है। जब भी कहीं पर मॉब लिंचिंग होती थी तो मॉब लिंचिंग से ज्यादा चर्चा इस बात की होती थी कि वो बहुसंख्यक समुदाय से है कि अल्पसंख्यक समुदाय से। क्या अब इस पर भी सोचने की जरूरत है, इस पर भी अब ध्यान देने की जरूरत है कि तमाम पार्टियां कम से कम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर इस मुद्दे पर राजनीति ना करें? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। ये सामाजिक विषय है और इस पर धर्म के आधार पर तय करना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से मानना रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। हम हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला कभी भी नहीं लेती है। इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। और जिस तरह से भारत में ये नई न्याय संहिता लागू की गई है, आप इसको सुधारों की प्रक्रिया के तौर पर कहां पाते हैं? क्या ये वास्तव में बहुत पहले हो जाना चाहिए था या बहुत देर हो गई? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से फैसला लिया गया है ये बहुत ही प्रशंसा का पात्र है और इसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए और इसका निश्चित रूप से सबके द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग हैं, एक समुदाय का अपमान करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग, ये सबको मालूम है। जिस तरीके से राहुल गांधी का अभी संसद में बयान आता है तो सबने देखा कि इस तरीके से जो हिंदू मुसलमान करते हैं ये खेल अब इनका बंद हो जाना चाहिए और इस खेल को इन्हें बंद कर लेना चाहिए। ठीक है। और जहां तक ये कानूनी जिस प्रकार से तब्दीली की बात है तो निश्चित रूप से इसका जनता पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जनता का इससे निश्चित रूप से हित होना तय है। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष कोटड़िया यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो न्याय संहिता बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी देश में, अंग्रेजों को कानून को बहुत पहले उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, उसमें कांग्रेस ने कभी अपनी संजीदगी दिखाई नहीं, गंभीरता दिखाई नहीं, जिसके चलते इतनी देरी हो गई। और दूसरा पहलू इनका यह है कि जब भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उसमें हिंदू मुसलमान करती है।
देखिए, सर्वप्रथम जो 3 नए कानून लाए गए थे उनका आज से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसमें है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारी सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो आपत्ति इन तीनों कानूनों से नहीं है, किंतु आपत्ति है कि इट इज जस्ट एन वेस्टफुल एक्सरसाइज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो 3 कानून आप लाए हो, उस 3 कानून को यदि आप पढ़ोगे, तीनों को, जिन्होंने इसमें न्याय संहिता की बात की है, साक्ष्य अधिनियम की बात की है, इत्यादि जो कानून लाए, यदि उस कानून में अपने आप से पुराने कानूनों में अमेंडमेंट करने के पश्चात भी आप नए कानून को ला सकते थे, लेकिन आपने तीनों कानूनों का ढांचा ही बदल दिया। और यदि आप आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो नए 3 लॉज एनेक्ट करके इनको जो आज से इंप्लीमेंट किया है, this is nothing but a 90 to 95% cut copy paste exercise। तीनों चीजों को कॉपी पेस्ट और कट किया गया, इसलिए हमें आपत्ति है कि आपने देश के रिसोर्सेज का वेस्टफुल प्रयोग क्यों किया। दूसरी बात, जो लॉर्ड मैकोले ने जो कानून बनाया था और आज जो नए कानून लेके आए, यदि आप इन कानूनों को पढ़ेंगे, इनका ढांचा पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये केवल और केवल कॉपी और पेस्ट की एक्सरसाइज है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुछ कुछ जो प्रावधान है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करके लोग जो साक्ष्य अधिनियम लाए हैं, फिर भारतीय न्याय संहिता लाए हैं, इन संहिताओं में कुछ कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनको हम वेलकम करते हैं, किंतु जो जो कानूनों का दुरुपयोग करके आपने जिस प्रकार से कॉपी और पेस्ट की एक्सरसाइज की है, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हम कदापि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसी प्रकार का यदि आपको संशोधन करना था तो इसी प्रकार का संशोधन आप पुराने कानूनों में अमेंडमेंट करने के बाद भी ला सकते थे, किंतु आपने तीनों कानूनों का नाम बदल दिया। और सबसे बड़ी आपत्ति, सुनिए, सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि साउथ इंडियन पीपल, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द साउथ इंडियन पीपल टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ दीज 3 न्यूली इलेक्टेड लॉज। It won't be possible to pronounce for them like a साक्ष्य संहिता, नागरिक संहिता, न्याय संहिता। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये चीज तो आपकी देखी मेरे समझ में नहीं आई। तमिल से ज्यादा पुरानी भाषा पूरे संसार में कोई नहीं है, और उसके बाद संस्कृत आई है, और संस्कृत को पूरे देश की जो मातृभाषा है, जो उसको देव भाषा कहा जाता है, आप कह रहे साउथ इंडियन लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे? ये कैसा तर्क है आपका? अरे तमिल से ज्यादा तो प्राचीन भाषा ही नहीं है कोई। एक मिनट सर, सर एक मिनट, हिंदुस्तान की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में देयर आर 22 लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, तो आप लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और ये मेरा बयान नहीं है, पी चिदम्बरम जी ने स्वयं इसको ट्वीट किया था कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द साउथ इंडियन पीपल। और दूसरी बात, आपको यदि कानून लाना ही था तो आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया? मैं चुनौती देता हूं बीजेपी मुझे दक्षिण भारतीयों की वोकैबुलरी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि उनसे ज्यादा कठिन नाम कहीं नहीं होते और उनके जैसा उच्चारण पूरे विश्व में कहीं नहीं। नहीं, जिन्होंने संगम करवाया हो, जिनके कवियों के नाम भी अगर आपको पढ़ने को मैं भी दे दूं तो एक बार में आप नहीं बोल पाएंगे। शिलप दिक्रम जैसे कवियों के नाम होते थे, तो आप उनके ऊपर आप यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि वो लोग बोल नहीं पाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि पी चिदम्बरम जी बात यहाँ पर सहमत की नहीं है ना। आप सहमत खाली चिदम्बरम जी की बात से हैं। चिदम्बरम बोलना कोई आसान नाम है क्या? चिदम्बरम आसान है क्या? आलोक ज्यादा आसान है कि आखिर चिदम्बरम ज्यादा आसान है? बताइए। देखिए, जो मत है आलोक जी वो मुझे स्वीकार्य है, मेरा मत है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र एक स्वस्थ रूप से चल पाए। तो मैंने तो आपको बात भी किया ही नहीं ना कि आप मेरी बात को मानिए। मैं तो खाली अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। एक दूसरे के मुंह में तो बात डाली नहीं जा सकती ना। आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कह दी कि दक्षिण भारतीय हर चीज को साफ बोल सकते हैं। दक्षिण भारतीयों से ज्यादा टैलेंटेड इस मामले में, खासकर जो भाषा की इंजीनियरिंग है, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। मैं तो इस बात को बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अविरल जी, इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि भैया आपने तो खाली कॉपी पेस्ट कर लिया है। जी नहीं, देखिए बिल्कुल अजीबोगरीब तर्क है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है, ये बिल्कुल ये देश का अपमान कर रहे हैं, भाषाओं का अपमान कर रहे हैं, साउथ इंडियंस का अपमान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से इतना ज्ञान दे रहे हैं कानून का, इसका अर्थ है कानून के जानकार होंगे निश्चित रूप से। तो मैं जानना चाहता हूं, केशवानंद भारती केस को ये निश्चित रूप से जानते होंगे। अब अगर केशवानंद भारती केस को जानते हैं तो मैं इससे ये भी जानना चाहता हूं, जिस तरीके से केशवानंद भारती केस में स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा संसद के द्वारा,
कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर के छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो उसके आधार पर ये कृपया करके देश का मार्गदर्शन चैनल के माध्यम से करें। ये किस आधार पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो संविधान बदल देगी, जब पहले ही क्लियर हो चुका केशवानंद भारती केस में, तो किस आधार पर ये कह रहे थे, ये बताएं। आशीष जी, छोटा सा उत्तर आपका। आशीष जी, आप तक आवाज आ रही है? जनता पार्टी 1973 में वर्डिक्ट आया था, 13 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह वर्डिक्ट दिया था और इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। आपने 370 की स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया, क्या ये उसका वायलेशन नहीं था? और दूसरी बात, आलोक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब यह मुद्दा, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग नहीं, 370 की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? 370 पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? अब्रेल जी आ रहा हूँ, अब्रेल जी आ रहा हूँ, एक सेकंड, उनको पहले बोलने दीजिए। मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि संबित पात्रा क्यों बनते हैं डिबेट में, एक दूसरों की बात का पक्ष को स्वीकार कीजिए। मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं इस बात की बात कर रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 13 जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय आदेश दिया कि आप संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते, उसके पश्चात भी 370 को स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया, ये बात भी स्वीकार्य है। दूसरी बात, जो 3 नए कानून आए, उस कानून को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने डिसेंट नोट दिया था गवर्नमेंट को इन 3 नए कानूनों को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट ने इन डिसेंट नोट को स्वीकार नहीं किया, ना ही किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर आया। तो एक तरीके से जो नए लॉर्ड मैकॉले का नाम बदल के जो एक कानून का जो श्रेय ले रहे, दिस इज नथिंग। 70 to 80% तो छोड़िए, 90 to 95% कॉपी पेस्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का कॉपी पेस्ट करके आप कानून का नाम बदल रहे। यदि आपको संशोधन करना ही था, सुधार करना ही था, तो पुराने कानूनों में संशोधन करके यह संभव हो सकता था, किंतु आपने केवल और केवल पूरी न्याय प्रणाली को बदलने के अपनी उद्देश्य के माध्यम से इस प्रकार का कार्य किया है, और जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आर बाग भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आर बाग जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। बीजेपी का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि हमने देश को बहुत ही सुधरे हुए कानूनों की एक बड़ा गिफ्ट सौंपा है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि भैया ये जितने भी कानूनों में संशोधन करके सामने पेश किया गया, ये केवल कॉपी पेस्ट है और इससे इनको आपत्ति है। आपकी आवाज नहीं आ रही? अब मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? जी हाँ, अभी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कहना है कि हमने कानूनों को जरूरत के हिसाब से संशोधित करके उनको नए प्रारूप में देश को समर्पित कर दिया है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि 90% से ज्यादा सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया, इसमें नयापन कुछ नहीं है और इससे इनको आपत्ति है। देखिए, मेरे को समझना होगा कि जब से आईसीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुए, उसी दिन से भारत के तमाम न्यायालयों में डिफरेंट स्टेट कमीशन और बार बार इसके ऊपर कई सारे कमीशन और कई सारे जजमेंट आज हम लोग के साथ। और ऐसा नहीं है कि आईसीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुए, ये पूर्णतः सत्य में करीब नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं। और दूसरी बात ये है कि अमेंडमेंट के रूप में लाया जाता है। और सबसे वास्तविक बात है कि कुछ नई चीज नई कानून में जो लाने गया पूरे मद्देनजर और पिछले 70 साल खास करके बड़े मैटर पेंडिंग है, ट्रायल होती है, ये तमाम प्रोसेस एड्रेस करने की भरपूर कोशिश की, खास करके जो बच्चों के साथ रेप हो रहा है, पॉपुलेशन को, टेररिज्म को लेकर, तो लाया नहीं जा सकता फॉरेन कोर्ट से ट्रायल। तो ये सारे तमाम संगठन,
सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये अमेंडमेंट ये लाया जाता है। अगर कानून आई है, आपके पास एक सीधी ट्रायल का आप होना चाहिए, होना चाहिए, क्या उसका आप लगभग 2 करोड़ों के। ठीक है, आपकी आवाज़ में क्योंकि बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, पहले हम आपकी आवाज़ ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर रविलाल, यहाँ पर बार बार आशीष जी का ये कहना है कि भाई ठीक है, हमें संशोधनों से ऐतराज नहीं है, हमने किसी तरह के बड़े बदलाव से ऐतराज नहीं है, लेकिन जब आप किसी पुरानी चीज़ को ही एक नई कबर में पेश करते हैं और बाद में कहें कि भैया हमने देश को कुछ बहुत बड़ा नया दे दिया है, इससे इनको आपत्ति है। जी नहीं, देखिए जहां तक कानूनों की बात है तो निश्चित रूप से इस तरीके से जो किया जा रहा है हमारे द्वारा, ये देश हित में है। और किस प्रकार से है देश हित में, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इससे पुलिस की रीट्रेनिंग हो जाएगी एक प्रकार से, और जितना भी कार्य अब होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा। इस बात को इन्होंने इन लोगों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। चाहे वो आप बात कर लीजिए FIR की, या फिर आप बात कर लीजिए ट्रायल की, तो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा और जनता के लिए बहुत हितकारी साबित निश्चित रूप से होगा। और FIR की आप बात कर सकते हैं, ईमेल पर FIR लॉन्च हो जाएगी। तो इस बात को इन्हें समझना चाहिए और इसका इन्हें निश्चित रूप से उत्तर देना चाहिए। और जहां तक नाम की बात है, तो मुझे मालूम है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये अंग्रेजों की बात को, अंग्रेजों के कार्यों को प्रमोट करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से, अब ये इस बात को स्पष्ट कर दें, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, ये जानते होंगे निश्चित रूप से। उसके साथ साथ नंबर 2 मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके के कार्य करते हैं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है और जनता के हित की नहीं है। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? इनका तो ये कहना है कि आप जो पहले कानून थे, पहले आप तो उनको ठीक बताते थे, अब अगर हमने उसमें संशोधित किया है तो अब आपको उन चीजों से ऐतराज हो रहा है। जो नए कानून आप लाए हैं, उन कानून से हमें कोई इतनी समस्या या विडंबना नहीं है, किंतु इसी प्रकार का संशोधन यदि आपको करना था, न्यूली एनेक्टेड जो क्रिमिनल लॉज है, वो पुराने लॉज को अमेंड करके भी किया जा सकता था। और डॉक्टर अविलर मलिक जी बैठे हुए हैं, मैं उनको कहता हूँ कि तीनों कानूनों को पढ़ लीजिए, 90 to 95% कॉपी पेस्ट है। चलिए, जो कुछ नए सुधार हुए हैं उस सुधार को हम स्वीकार करते हैं, पूर्णतया उससे सहमत है, किंतु मेरी आपत्ति है कि जिसमें इन्होंने एक प्रावधान लगाया कि पुलिस कैन डिटेन फॉर 24 आवर्स विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। नंबर 2, पुलिस कैन टेक रिमांड एनी टिल 60 days ऑफ हिज अरेस्ट। अर्लियर इट वाज 40 days, यानी कि रिमांड का जो समय सीमा था आपने 14 से 60 दिन कर दिया, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के। तीसरी बात, हैंड कपिंग को अलाउड कर दिया। और चौथी बात की ट्रायल प्रोसीड हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज, यानी कि अभियुक्त की उपस्थिति नहीं है फिर भी ट्रायल को आप प्रोसीड कर सकते हो। तो ये कौन से कानून की किताब लिखा है? इतना तो लॉर्ड मैकॉले ने भी नहीं लिखा था, जिन्हें इन्होंने न्यूली मॉडर्नाइज किया है। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो कॉलोनियल लॉज को एलिमिनेट करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि स्टिल वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ कॉलोनियलिज्म, जिससे हम कदापि अस्वीकार नहीं कर सकते। इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ कि मतलब आपको मतलब इस चीज का भय है कि जो एक सामान्य नागरिक है उसके जो नैतिक अधिकार हैं, कि जैसे आर्टिकल 19 का जिक्र होता था, 20 का जिक्र होता था, 21 का, तो उनका इससे हनन हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? यह अवश्य यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको संशोधन करना था तो पुराने कानूनों में क्यों नहीं किया? नए कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? और इसका सबसे बता देता हूँ। ठीक है, छोटा सा उत्तर डॉक्टर रविलाल, छोटा सा उत्तर। देखिए, इस बात को नहीं बता रहे कि किस प्रकार से लाभ होगा जनता को। जिस तरीके से ई कोर्ट्स की बात की गई है, ई कोर्ट्स के विषय में भी इन्हें प्रकाश डालना चाहिए। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कनेक्टेड हो जाएंगी, हाई कोर्ट्स कनेक्टेड हो जाएंगी, तो इस विषय पर इन्हें बताना चाहिए जनता को, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का बयान इन्होंने सुना होगा, जिस तरीके से अभी उनका बयान आया है, हिंदुओं का अपमान जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, तो ये जनता का एक प्रकार से अपमान करने का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं और जनता का ये निश्चित रूप से अपमान कर रहे हैं, जिसका जनता
निश्चित तौर पर मुंहतोड़ ठीक। जवाब देकर रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी ने ये स्पष्ट किया कि नए कानूनों का स्वागत भी हो रहा है और हर कानून के बिंदु के अनुसार लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब रस्साकशी भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की तरफ से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बेहतर समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मौलिक